तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते। तो सीए राघव चड्ढा जो कि यंगेस्ट एमपी है राज्यसभा के, उन्होंने एक स्पीच दी है और उनकी स्पीच हमेशा से वायरल होती आई है। तो आज उनकी स्पीच को हम डिकोड करेंगे। So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. दोस्तों सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि STT जो है वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया और कैसे वो कैलकुलेट होता है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। दोस्तों STT जो मेनली लगता है वो लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे, और जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सेल करते हो तब आपको STT टैक्स देना पड़ता है। तो इसका जो रेट है वो मैं आपको बताता हूं। सेल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पहले था 0.1%, जो कि अब हो गया है 0.15%। सेल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, यानी कि जो बायर है 0.125% था पहले, अब हो गया 0.15%। सेल ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो पहले था 0.02%, जो कि अब हो गया है 0.05%। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज को 100 रुपए में बेच रहे हो तो 100 रुपए में आपको वो जो परसेंट है वो लगा के उतना आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। लोग जो जुआ खेल रहे हैं, जो गैम्बलिंग खेल रहे हैं, बिना कोई नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं, वो लोगों को इससे दूर रखा जा सके, क्योंकि जब चार्जेस बढ़ेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली उससे दूर हटना चालू कर देंगे, ऐसा इनका मानना है। तो इसीलिए उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। पर आगे एक बात और है जो कि हम देखते हैं अभी। And it was introduced to replace long-term capital gain tax on equities. जब long-term capital gain on equities जीरो था तब STT को लाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक चीज कही कि STT क्यों लाया गया था। STT इसीलिए लाया गया था क्योंकि पहले हमारे देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो शेयर्स पे 0% था, यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता था। तो उस समय में वहां जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, एक STT नाम से टैक्स लाया ताकि गवर्नमेंट को कुछ इनकम हो सके, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी टैक्स उन्होंने नहीं लगाया। पर अब हुआ क्या, अब STT भी लग रहा है आज के डेट में, और STT बढ़ा भी दिए हैं, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लग रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लग रहा है ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी लिस्टेड शेयर्स बेचते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर म्यूचुअल फंड बेचते हो जो STT पे कर रहे हैं, तो उनमें आपको अगर 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर जैसे ही 1,25,000 आपका प्रॉफिट क्रॉस कर जाएगा, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अगर प्रॉफिट क्रॉस कर जाएगा तो आपको 12.5% जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यही सेम केस सेल ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर और अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज जिसमें STT has not been paid, उसमें भी सेम चीज होगी, 12.5% लगेगा। सेल ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में टैक्स स्लैब का जो रेट आएगा वो लगेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की गई है, ये दोस्तों इसको जीरो करने की बात इन्होंने कही है। आइए आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज शुड बी मेड नील इन दिस कंट्री। तो इनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जीरो कर दो, क्योंकि भाई आपने STT ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो जब STT बढ़ा दिया तो आप डबल टैक्स क्यों ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जीरो कर दो इक्विटी पे, खाली इक्विटी पे इन्होंने कहा है। तो इक्विटी पे उसको जीरो कर दो, और आप जो STT ले रहे हो वो लेते रहो, वो आप इंक्रीमेंट कर दियो, उससे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि NRI की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। अब दोस्तों यहाँ पर आखिरी अच्छी चीज इन्होंने कही कि NRI के इन्वेस्टमेंट लिमिट को जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखो आपको शायद पता नहीं होगा पर मैं आपको बताता हूं कि जो NRI है या फिर जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट लगाई गई थी कि वो हमारे कंपनीज में कुछ परसेंटेज के ऊपर जो है खरीद नहीं सकते शेयर्स को। देखिए जैसे कि इंडिविजुअल लिमिट जो थी वो थी पहले 5% और अब हो गई है 10%। यानी क्या था, पहले एक सिंगल NRI PROI जो पहले कंपनी का शेयर खाली 5% कंपनी का शेयर खरीद सकता था, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता था, पर अब उस लिमिट को 10% कर दिया गया है। यानी कि अब
फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है, जो एनआरआई है, पीआरओआई है, वो अब और ज्यादा 5% जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन कंपनी में। और दूसरा है एग्रीगेट लिमिट। एग्रीगेट लिमिट यानी सारे एनआरआई को मिला के एक कंपनी में पहले 10% खाली शेयर होल्डिंग कर सकते थे, अब उसको बढ़ा के डबल से भी ज्यादा कर दिया गया 24%। यानी अब आप कोई भी इंडियन कंपनी का 24% शेयर जो है वो एनआरआई को दे सकते हो। लिमिट दोस्तों जैसे ही बढ़ा, अब लिमिट बढ़ा तो इसमें क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया से पैसा पुल आउट कर रहे थे पहले, अभी आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 25 में बहुत ज्यादा जो पैसा है वो पुल आउट हो चुका है, तो उसको वापस लाने के लिए जो है ये यहाँ पर लिमिट्स बढ़ाई गई है ताकि उनका पैसा हमारे कंट्री में लग सके। अब आगे बढ़ते हैं। सर दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। दोस्तों दूसरी कंट्री को जो दिक्कत फेस हुई वो ये हुई कि भाई स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो स्लैब रेट हमारा पुराना क्या था और नया क्या है आइए देखते हैं। 0 से 4 लाख तक नील, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख के ऊपर 30%। देखो दोस्तों यहां पर कोई भी फर्क नहीं है 25, 26 और 26, 27 में, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में मिलता है वो भी सेम है। अब आप मेरे को एक बात पूछेंगे कि सर 12 लाख रुपए तक तो टैक्स नील है, ऐसा तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 8 लाख से 12 लाख 10%, 4 लाख से 8 लाख 5%, तो गवर्नमेंट क्या करती है 4 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करती है 12 लाख तक। ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट 4 लाख से टैक्स कैलकुलेट करती है 12 लाख तक, और जितना भी टैक्स आता है वो आपको डिस्काउंट दे देती है, यानी आपका टैक्स जीरो कर देती है। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका 12 लाख से ऊपर गया, एक भी रुपए ऊपर गया, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 12 लाख के ऊपर के 1 रुपए पे नहीं लगेगा, वो टैक्स आपको लगेगा 4 लाख से 12 लाख तक के बीच का टैक्स लगेगा। तो ये काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगना, यानी कि 12 लाख के नीचे रहेगा तो टैक्स तो लगेगा पर गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे देगी उतने उतने अमाउंट का, यानी आपको टैक्स जीरो हो जाएगा। पर अगर 12 लाख से एक भी रुपए ऊपर गया तो टैक्स कैलकुलेशन 4 लाख रुपए से चालू होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर इस बजट में कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ाया गया है, कोई भी रेट कम नहीं किया गया है, तो जो है वो सारा चीज सेम है। तो आइए आगे देखते हैं अपन। चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। तो इनका ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 75,000 का, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारी सैलरी अगर 12 लाख है तो 12 लाख पे तो जीरो टैक्स है क्योंकि गवर्नमेंट डिस्काउंट दे देगी तो टैक्स जीरो हो जाएगा। पर सैलरी में क्या होता है कि सैलरी में 75,000 का और एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि अगर आपका 12,75,000 का सैलरी इनकम है तो 75,000 पहले ही माइनस हो जाएगा, तो 12 लाख बचेगा, तो 12 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इनका ये कहना है कि वो जो 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन जो गवर्नमेंट अभी दे रही है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो अभी गवर्नमेंट दे रही है, उस 75,000 को बढ़ा के 1,50,000 कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख प्लस 1,50,000 यानी कि 13,50,000 तक सैलरी इंप्लॉय को कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा इनका प्रपोजल है। Sir, third problem that was there with the budget is that there was no relief for the middle class. Sir, after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than the corporate income tax collection. अब दोस्तों यहाँ पर ये लोगों को बहुत थोड़ा सा नया लगेगा, पर इन्होंने क्या है, एक रहता है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि इंडिया में इनकम टैक्स कलेक्ट होता है तो उसको दो पार्ट में लोग डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है दोस्तों पर्सनल इनकम टैक्स और एक होता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स यानी जो एक इंडिविजुअल पे करता है, जो सैलरी वाला बंदा जो है वो पे कर रहा है, या जो अदर रिसोर्सेज में इंटरेस्ट कमा रहा है वो पे कर रहा है। और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यानी जो कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है, जो बिजनेसेस है वो जो पे कर रहे हैं वो। तो इनका ये कहना है कि भाई साहब जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो हमारे देश में ज्यादा कलेक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, यानी बिजनेस वाले कम टैक्स दे रहे हैं और जो पर्सनल इनकम टैक्स वाले वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, इंडिविजुअल ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझिए
कि कंपनी से कम टैक्स आ रहा है इंडिया के पास, पर इंडिविजुअल से ज्यादा टैक्स आ रहा है। और ये टैक्स कौन भर रहा है? मिडिल क्लास भर रहा है। तो इनका ये कहना है कि मिडिल क्लास को जो है वो कोई छूट देनी चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास को हम पैम्पर कर सके, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो एकदम दब गया है। एक साइड पुअर क्लास है, एक साइड रिच क्लास है। रिच क्लास भी टैक्स नहीं पटा रहा है, पुअर क्लास भी टैक्स नहीं पटा रहा है, तो टैक्स कौन पटा रहा है? खाली मिडिल क्लास पटा रहा है। तो मिडिल क्लास के ऊपर जो है इन्होंने ये बात कही है। आइए आगे देखते हैं। मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये उन्होंने कहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत चीजें फेस कर रहा है आज टैक्सेशन की वजह से। Fourth problem in this budget that I found was the budgetary allocation to health, which is low and which certainly needs a relook. सर आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी। अब दोस्तों यहां पर देखिए एक टर्म थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि 2017 में बनी थी। तो गवर्नमेंट ने खुद नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को 2025 तक जीडीपी का 2.5% कर देंगे। जीडीपी का 2.5% कर देंगे। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में टारगेट प्लेस किया गया था। पर दोस्तों आप जीडीपी का 2.5% आज तक पहुंचा नहीं है, और इसके बदले दोस्तों यहां पर 1.9% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो है इन्होंने बजट एलोकेट किया है। तो वो भी अभी कम है। और अभी अगर मैं कैलकुलेट करूं, इन्होंने बताया भी है कैलकुलेट करके कि 0.5% ऑफ जीडीपी तक ही हम पहुंचे हैं। 2.5% तो बहुत दूर की बात है, 0.5% में ही हम अटके हुए हैं। तो ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ज्यादा पैसा डालना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स लाने चाहिए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, और हेल्थ सर्विस जो है वो लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक में क्या हुआ था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है या फिर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही और बहुत ही अच्छे नंबर्स जो है इन्होंने पुट किए हैं। क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते। तो ये इनका रिलेशन ये है कि जो दूसरे देश है वहां पर 18%, कहीं पे 10%, कहीं पे 15% ऑफ जीडीपी जो है वो इन्होंने एलोकेट किया है हेल्थ को, पर हमारे जो देश है उसमें खाली 0.5% एलोकेट किया गया है। तो ये बात उन्होंने कही कि बाकी देश जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं हेल्थ को, पर हमारे देश में उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। सर मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। तो इनका ये कहना है कि इंडिया में जो अभी बेसिक सैलरी है वो प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से बढ़ाती है। कुछ कंपनीज 5% इंक्रीमेंट करती है, कुछ कंपनीज 2% करती है, कुछ कंपनीज तो इंक्रीमेंट भी नहीं करती है। तो इनका ये कहना है एक ऐसा एक्ट लाओ कि उस एक्ट में बेसिक सैलरी को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके बढ़ाया जाए। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है, ठीक है, अब आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं 5% इंक्रीमेंट दूंगा, तो अगले साल आपकी सैलरी क्या होगी? 1,05,000। पर फॉर एन एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन 7% है, तो आपकी सैलरी उस एक्ट के हिसाब से 1,05,000 नहीं होगी, 1,07,000 होगी। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो ये बात जो है इन्होंने कही कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसको जो है आपके सैलरी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सके, तो जो हमारा मीडियम क्लास जो है इंडिया में वो जो है इसका बेनिफिट ले सकता है। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे। देखो दोस्तों, यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, वो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहीं ना कहीं से अगर वो सेंटर से ले रहे हैं, तो सेंटर क्या करता है? एज अ लोन देता है। तो इनका ये कहना है कि एज ए लोन मत दो, आप उसको एज अ ग्रांट दो, यानी उस पैसे को वापिस मत लो,
क्योंकि एज अ ग्रांट देंगे तो वो उनके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा, और अगर एज अ लोन देंगे तो लोन उनके बैलेंस शीट में एक बर्डन की तरह दिखेगा। तो इनका ये कहना है ऐसे ग्रांट उनको दे दो, जिससे क्या है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, और जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उतनी रोजगारी बढ़ेगी और उतनी ही हमारे इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये उनका तीसरा सुझाव था। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। तो मिडिल क्लास और आखिरी इनका जो सुझाव है वो ये है कि दोस्तों जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है जिसपे अभी इंडिया पे 30% टैक्स लगता है, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो 30%, पर अगर आपने लॉस कमाया तो उस लॉस को प्रॉफिट के साथ इन लोग एडजस्ट नहीं करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपने एक ट्रांजेक्शन किया क्रिप्टो करेंसी में, आपने उसको 100 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया तो आपका 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। पर आपने एक और ट्रांजेक्शन किया जहां पर आपने 100 रुपए में खरीद के 70 रुपए में बेचा तो आपको 30 रुपए का लॉस हुआ। तो ये क्या करेंगे, जो 100 रुपए प्रॉफिट कमाया ना उस पर पूरा 30% ले लेते हैं, और जो लॉस हुआ था ना 30 रुपीज का उसको इन लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ये अभी टैक्स सिस्टम ऐसा चल रहा है, और इन लोग 30% तो लेते ही लेते हैं, और इसके साथ जो है 1% ट्रांजेक्शन टैक्स भी लेते हैं। पर दोस्तों इनका रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप टैक्स स्लैब में या टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करिए। इनका ये कहना है कि भाई आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्स भी ले रहे हो और उसको आप एक एसेट का रूप भी नहीं दे रहे हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को लीगली तौर पे हैंडल कर सके। तो इनका ये कहना है कि कोई ऐसा लॉ बनाइए, ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए जिसके चलते जो है इंडिया में जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, जो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग जो है वो लीगलाइज कर सके और उस पे जो है हम टैक्स अच्छे से चार्ज कर सके। क्योंकि देखो यहाँ पर लीगलाइज नहीं हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ के बहुत सारे लोग 70% लोग जो है जो इंडिया में पहले क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते थे वो अब फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप कोई भी बड़े यूट्यूबर देखोगे, अगर आप देखते हो तो आपको पता ही होगा कि सारे लोग दुबई या सिंगापुर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों? क्योंकि वहां पर जो है उसको एक लीगलाइज कर दिया गया है, पर इंडिया में नहीं किया गया। तो इंडिया में जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था वो अब जो है वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज को मिल रहा है, और इंडिया के ट्रांजैक्शन जो है वो अब फॉरेन कंट्रीज में जाकर लोग कर रहे हैं। इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप थे, आपने स्टार्टिंग में न्यूज सुनी होगी, बहुत सारे स्टार्टअप थे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो सारे स्टार्टअप जो है अब दुबई या फिर सिंगापुर या फिर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है। तो इनका ये कहना है कि ऐसा लॉ बनाया जाए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर जो है वो पकड़ रख सके, उससे टैक्स भी वसूल कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, जिससे अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिवेन्यू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट जो हमने एनालिसिस की, जो डिकोड किया इनके वीडियो को, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।